Geographical perspectives on selected issues and problems। कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स, कुछ सिलेक्टेड इश्यूज की हम बात करने वाले हैं, लेकिन इन्हें हम देखेंगे ज्योग्राफी के लेंस से। ऑब्वियसली ज्योग्राफी का चैप्टर है तो पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी की बात नहीं करेंगे। यहां पर हम देखेंगे कि भाई अगर हम ज्योग्राफी के लेंस से देखते हैं तो ये प्रॉब्लम्स में ये जितने भी इश्यूज हैं इसमें ज्योग्राफी का क्या रोल है, उस पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, सारी चीजें हम देखने वाले हैं। अब ये कौन से इश्यूज हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, वो तो धीरे धीरे आपको पता चल ही जाएगा। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी के एक और चैप्टर की शानदार रैपिड रिवीजन सीरीज की वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक पूरा देख लीजिए, पूरा चैप्टर आपको बनने लगेगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं। इंट्रोडक्शन से चालू करते हैं। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का मतलब क्या होता है? सीधी सी बात है कि जब भी सब्सटेंसेस या फिर एनर्जी वेस्ट प्रोडक्ट से रिलीज होता है। अब वेस्ट प्रोडक्ट कैसे बनते हैं भाई? हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज से बनते हैं। हमारे घर में भी हम बहुत वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, फिर हम इंडस्ट्रीज वगैरह का काम करते हैं, वहां पर आपने देखा होगा कितना धुआं वगैरह निकलता है, पानी में कितना पोल्यूशन हो जाता है। जब इन सारी चीजों को हम देखते हैं, मतलब वो ह्यूमन एक्टिविटीज जिनके चक्कर में हमें बहुत सारा अर्थ में पोल्यूशन देखने को मिल रहा है, उसे हम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में काउंट करते हैं। याद रखिए, रिलीज ऑफ सब्सटेंसेस एंड एनर्जी फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है, अब पोल्यूशन को हम अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट का तरीका क्या है उसके अकॉर्डिंग, जैसे एयर पोल्यूशन हो सकता है, लैंड पोल्यूशन हो सकता है, वाटर पोल्यूशन हो सकता है और नॉइस पोल्यूशन भी हो सकता है। एक एक करके हम बहुत बारीकी से इन्हें टच करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वाटर पोल्यूशन की। नाम से ही पता चल रहा है, जो पोल्यूशन हमें पानी में देखने को मिलता है। कॉजेस क्या है भाई? हम धड़ाधड़ पानी का यूज करते हैं, हमें लेना देना ही नहीं है। इंडिया में तो अंकल आंटीज आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे जो नल खुला छोड़ देते हैं। गवर्नमेंट के जो नल लगे रहते हैं रोड साइड, वो तो ऑल टाइम खुले रहते हैं। बहुत सारी चीजें तुम्हारे यहाँ कॉमन है, सुबह उठ के पानी फेंकना, ये चीजें तो ऐसी है इंडिया में, मतलब हमें लगता है कि बहुत अच्छी चीज हम कर रहे हैं। फिर पोल्यूशन भाई इंक्रीज होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। यहाँ इंडस्ट्रीज वगैरह बनती रहती हैं, एक्सपेंड करती रहती हैं, और इन सारे चक्कर में जो पानी की क्वालिटी है वो खराब होती जाती है। अब पानी को क्या खराब करता है? पोल्यूटेंट्स क्या क्या होते हैं भाई? सबसे पहले सस्पेंडेड सॉलिड्स वगैरह अगर पानी में जाते हैं, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, पदार्थ वगैरह पानी में आते हैं और पानी को खराब करने का काम करते हैं। हैवी मेटल्स जैसे लेड हो गया, मरकरी हो गया, आर्सेनिक वगैरह, ये सब क्या करते हैं? ये केमिकल्स भी पानी को खराब करने का काम करते हैं। भाई पानी एक हद में खुद को प्यूरिफाई कर सकता है, सेल्फ प्यूरिफाइंग कैपेसिटी पानी में होती है, लेकिन जब आप इससे ज्यादा करने लग जाओ, आप नोटिस करना हमारी दुनिया इसी तरीके से बनी हुई है कि अगर आप उसको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे तो खुद को ठीक करती है, लेकिन आप अगर हद से ज्यादा कर देंगे तो फिर कोई क्या कर सकता है। तो वही चीजें यहां दी हुई हैं। सोर्सेस, भाई क्यों होता है पोल्यूशन, उसके सोर्सेस क्या है? कौन है भाई जो योगदान दे रहा है? इंडस्ट्रीज सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है भाई, है ना। जैसे लेदर वाली हो गई, पल्प पेपर वाली, टेक्सटाइल्स वाली, केमिकल इंडस्ट्रीज, इन लोग बहुत ज्यादा पोल्यूशन करते हैं, वाटर पोल्यूशन। और भी सोर्सेस, सीवेज का डिस्पोजल। भाई आपके अगर हम नाली वगैरह के पानी की बात करते हैं, घर का वेस्ट वगैरह जब नाली में जाता है वो कहाँ जाता है? वो सीधे सीधे पानियों में छोड़ दिया जाता है, बड़ी बड़ी नदियों में छोड़ दिया जाता है। तो इससे भी बहुत ज्यादा सीवेज डिस्पोजल प्रॉब्लम होती है ना। फिर अर्बन रन ऑफ। रन ऑफ मतलब समझते हैं? रन ऑफ का मतलब होता है हर मिट्टी की एक पानी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है। जब उससे ज्यादा वो नहीं एब्जॉर्ब कर पाता तो पानी बहने लग जाता है। जैसे हम सीमेंटेड सड़कें बना देते हैं तो वो इतना पानी नहीं पी पाती, तो पानी पूरा बहने लग जाता है। तो ये रन ऑफ वगैरह चलता है तो सारे पोल्यूशन वगैरह की चीजों को लेकर वो पानी नदियों में जाके मिल जाता है। फिर एग्रीकल्चरल रन ऑफ, भाई फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड यूज किया, अगर वो नदियों में मिल गया उससे दिक्कत होती है। फिर पिलग्रिमेज वगैरह, कोई भी तीर्थ स्थान आप चले जाइए, कोई भी फेमस प्लेस आप चले जाइए, कूड़ा कचड़ा सारी चीजें वहां में देखने को मिलती हैं। फिर पानी में आपने देखा होगा हम आस्था के नाम पर वाटर पोल्यूशन का काम कर देते हैं, तो उससे भी दिक्कत होती है। फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं भाई? जो सरफेस वाटर है ना उसमें नाइट्रेट बढ़ा देते हैं, तो ये बहुत बड़ी एक दिक्कत वाली बात है। इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है भाई? अगर दूषित पानी है ना तो वो वाटर बॉर्न डिसीजेस करेगा, डायरिया करेगा, इंटेस्टाइनल वॉर्म्स आ जाएंगे, हेपेटाइटिस हो जाएगा। अबाउट 1/4 ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज जो एक दूसरे से फैलती है, उसमें से एक चौथाई 1/4 डिसीजेस हमारी वाटर बॉर्न है, अगर हम इंडिया की बात करते हैं। पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं? अमोनिया, यूरिया, कार्बोनेट्स, कोलिफॉर्म, एमपीएम,
एमपीएम मतलब हम काउंट करते हैं कि बैक्टीरिया कितने हैं। आप कमेंट में एमपीएम का फुल फॉर्म बताइए, बहुत सिंपल फुल फॉर्म है, जल्दी से कमेंट में बताइए। आप नहीं बता पाएंगे तो मैं बता दूंगा। हैवी मेटल्स, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। यहां लिखा हुआ है नॉट मच इंपॉर्टेंट, इसका मतलब यह है कि ये डेटा बहुत बार बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। तो ज्योग्राफी में डेटा तो करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप इतना थोड़ा बहुत डेटा भूल गए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब हमारी एनसीईआरटी में एक बॉक्स निकल के आता है, सोर्सेस ऑफ पोल्यूशन इन गंगा एंड यमुना रिवर। इसको मैं जूम कर देता हूं, आपको और क्लियरली दिखेगा। ये भी हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब हम वाटर पोल्यूशन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ रिवर रिवर और सी ओशन आ जाते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता है। मान के चलिए सड़क में पानी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, वहीं कोने में पानी भर गया या वो नाली में मिल गया, ये सारी चीजें भी वाटर पोल्यूशन में। किसी भी तरीके से अगर आप पानी को दूषित कर रहे हैं तो उसको हम वाटर पोल्यूशन में ऐड कर सकते हैं। अब देखिए, रिवर एंड स्टेट। सबसे पहले अगर हम गंगा रिवर की बात करते हैं, स्टेट में यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल। तो पोल्यूटेड स्ट्रेचेस कहां से कहां में कैसा क्या पोल्यूशन देखने को मिलता है? डाउन स्ट्रीम ऑफ कानपुर, डाउन स्ट्रीम ऑफ वाराणसी और फरक्का बैरेज। डाउन स्ट्रीम का यहाँ पर बहुत सिंपल सा मीनिंग है, पानी जा रहा है, जब वो कानपुर से होके बाकी जगहों पे जाता है तो वहां पर फिर हमें देखने को मिलता है बहुत सारा पोल्यूशन। सेम हमारा वाराणसी के उसमें भी आएगा, डाउन स्ट्रीम मतलब जब यहां से बाकी जगहों पे फ्लो कर रहा है। और फरक्का बैरेज एक बहुत बड़ा बैरेज है। बैरेज डैम से सिमिलर रहता है, एक बड़ी सी वॉल बनाई जाती है पानी के फ्लो वगैरह को कंट्रोल करने के लिए, तो बहुत ही डैम से सिमिलर रहता है, एक लार्ज डैम की तरह आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। नेचर क्या है पोल्यूशन का? भाई कानपुर में इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है ना, यहाँ बहुत सारे टाउन्स हैं, वहां से इंडस्ट्रियल पोल्यूशन होता है। फिर अर्बन सेंटर्स, जो अच्छे शहरी इलाके हैं, जो मेन सेंटर पॉइंट है जहाँ बहुत काम वगैरह होता है, वहां पर भी डोमेस्टिक वेस्ट बहुत निकलता है घर वगैरह से, है ना। फिर डंपिंग ऑफ कारकेसेस इन रिवर, इसका मतलब होता है डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स वगैरह की, है ना। फिर मेन पोल्यूटर्स कौन है भाई? सिटीज ऑफ कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, कोलकाता, ये रिवर में बहुत ज्यादा डोमेस्टिक वेस्ट वगैरह रिलीज करते हैं। तो एक बार इसको पढ़ लेना, इसका एक बार रिवीजन कर लेना, क्योंकि थोड़ा डेटा यहाँ पर ज्यादा है। फिर यमुना, दिल्ली एंड यूपी। अगर हम दिल्ली की बात करते हैं भाई, तो दिल्ली टू कॉन्फ्लुएंस विद चंबल। कॉन्फ्लुएंस का मतलब सिंपल सा हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी में, दो या दो से नदियां जहां मिलती हैं, तो यहाँ पर बेसिकली हम यमुना और चंबल रिवर की बात कर रहे हैं जहां पर वो मिलते हैं। तो दिल्ली से लेकर वहां तक हमें पोल्यूटेड स्ट्रेचेस देखने को मिलते हैं। फिर मथुरा एंड आगरा। नेचर क्या है पोल्यूशन का? भाई यूपी और हरियाणा वाले बहुत ज्यादा क्या करते हैं, पानी एक्सट्रैक्ट करते हैं इरिगेशन के लिए। फिर एग्रीकल्चरल रन ऑफ, जो एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर है, वहां पानी वगैरह आया, वो आगे गया, नदियों में मिल गया, इन सब से भी बहुत पोल्यूशन होता है। ये दिया हुआ है, रिजल्टिंग इन हाई लेवल्स ऑफ माइक्रो, बहुत छोटे छोटे पोल्यूटेंट्स इन यमुना, तो ये दिक्कत है। फिर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट ऑफ दिल्ली फ्लोइंग इनटू द रिवर, बहुत बेसिक। अब मेन पोल्यूटर्स कौन है? दिल्ली। दिल्ली के लोग भाई बहुत ज्यादा डोमेस्टिक वेस्ट डंप करते हैं, तो उससे भी यमुना नदी बहुत ज्यादा दिक्कत में है। अगला टॉपिक आता है नमामि गंगे प्रोग्राम। डेटा बहुत है, एक्सप्लेनेशन कम है इस चैप्टर में। नमामि गंगे प्रोग्राम भाई लॉन्च किया गया था जून 2014 में, जिससे हम गंगा रिवर को क्लीन कर सके। इसके कुछ की ऑब्जेक्टिव से याद रखिएगा, एग्जाम में अगर आते हैं तो। डेवलप सीवरेज ट्रीटमेंट सिस्टम्स इन टाउन्स। टाउन्स में हम कुछ कर पाए जिससे ड्रेनेज सिस्टम वगैरह का भाई हम सही से ट्रीटमेंट कर पाए, उसको सही से इलाज कर पाए, ऐसा ना हो कि वही गंदा घटिया पानी नदियों में जाके मिल रहा है। फिर मॉनिटर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। इंडस्ट्रीज भी बहुत गंदा करती हैं पानी को, तो वो भी जो केमिकल वगैरह टॉक्सिन्स वगैरह रिलीज कर रही है उनको मॉनिटर करना है ना। डेवलप रिवर फ्रंट्स एंड इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी थ्रू अफॉरेस्ट्रेशन। मतलब हमें पेड़ वगैरह लगाना है, थोड़ा सा नेचर के लिए काम करना है जिससे बायोडाइवर्सिटी वगैरह आ पाए। फिर रिवर के फ्रंट्स, भाई कुल मिला के अगर हम बात कर रहे हैं जहां पर भी लैंड और रिवर कनेक्ट हो रहा है उसको साफ रखें, गार्डन वगैरह बना दें, या फिर और अच्छा कर दें, थोड़ा टूरिस्ट प्लेस टाइप का बना दे, तो बस उसकी मेनली यहाँ पर बात करी जा रही है। इसके बाद क्लीन द रिवर सरफेस, रिवर का सरफेस क्लीन करना है, और हमें गंगा ग्राम्स डेवलप करना है। यहां पर हम यूपी, झारखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं। गंगा ग्राम्स का बहुत ही सिंपल मीनिंग है, वो विलेजेस वगैरह जो गंगा रिवर के पास हैं उन्हें हमें बेटर करना है, जिससे वो अच्छे से सस्टेन कर पाए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। तो पूरे इन्वायरमेंट वगैरह को देखकर, जैसे पोल्यूशन वगैरह ज्यादा ना हो, वैसे हमें ग्राम्स वगैरह बनाने। फिर पब्लिक अवेयरनेस लेकर आना है जिससे हम पोल्यूटेंट्स वगैरह अवॉइड करें ऐड करना। अगला आता है एयर पोल्यूशन। डेफिनेशन आपको पता होगा भाई, किसी भी तरीके का एयर में एडिशन जो कि हार्मफुल रहे हमारे फ्लोरा, फोना और प्रॉपर्टी के लिए, जैसे कि डस्ट, स्मोक, टॉक्सिक गैसेस, कुछ भी हो सकता है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं या फिर
आप कोई ऐसी बहुत सिटी में रहते हैं जहाँ बहुत ज्यादा ट्रैफिक वगैरह है, तो आपने देखा होगा बहुत पोल्यूशन रहता है। AQI इंडिया में बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो ये यही है भाई एयर पोल्यूशन पूरा पूरा, ठीक है। सोर्सेस क्या होते हैं भाई? कंबशन मतलब क्या होता है? बर्निंग, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, माइनिंग करना, इंडस्ट्रीज वगैरह, ये सोर्सेस हैं। पोल्यूटेंट्स क्या है भाई? हम क्या करते हैं भाई, बहुत ऑक्साइड्स वगैरह रिलीज करते हैं, है ना। कोई भी ऐसा प्रोसेस जो ऑक्साइड सल्फर की वगैरह, नाइट्रोजन वगैरह रिलीज कर रहा है, हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड हो गया, और एस्बेस्टॉस, ये क्या होता है? ग्रुप ऑफ मिनरल्स हैं, तो हम उनकी भी बात कर रहे हैं। इनमें से अगर आप कुछ नाम भी याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर एमसीक्यू में आ जाता है कि इनमें से क्या करता है तो फिर वो होता है, बट वैसे एमसीक्यू सीयूटी में ज्यादा आते हैं, बोर्ड्स में थोड़ा आपको डेटा कमी देखने को मिलता है। बट फिर भी नाम याद रखिएगा, एक बार हम यहां फिट करके चले जाते हैं तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए हमारा गलत नहीं जाता है। इंपैक्ट क्या हो रहा है भाई? डिसीजेस आ रही हैं, रेस्पिरेटरी, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, अलग अलग डिसीजेस देखने को मिल रही हैं। फिर स्मॉग और एसिड रेन, आपने देखा होगा सिटीज में बहुत ही स्मोकी फॉग आ जाता है, दिल्ली वगैरह साइड तो कितना कॉमन है। आप अगर सुबह जल्दी उठेंगे, खासतौर पर विंटर टाइम पर, आप पागल हो जाएंगे देखकर, मतलब इतना खतरनाक वो रहता है ना, हमारे लिए बहुत खतरनाक है। और अगर बहुत एयर पोल्यूशन वगैरह होता है तो एसिड रेन, एसिड की बरसात भी होने लग जाती है। आप गूगल कर सकते हैं कभी फ्री टाइम में कि ताजमहल और एसिड रेन का क्या रिलेशन है, तो आपको अच्छा उसके बारे में और देखने को मिलेगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो पहली बरसात होती है ना समर के बाद, उसका पीएच वैल्यू ज्यादातर हमें कम देखने को मिलता है एज कंपेयर टू उसके बाद जब रेन्स होती हैं। बरसात का मौसम आया तो एक बार तो बारिश नहीं होगी, बार बार होगी, लेकिन पहली बारिश में पीएच लेवल एकदम कम। जितना पीएच लेवल कम मतलब उतना एसिडिक पानी। ऐसा क्यों होता है? पूरे समर में जितना पोल्यूशन है वो इकट्ठा होता है, फिर वो बरसात बन के गिरता है, तो फिर हमें ये सारी चीजें देखने को मिल जाती है। तो ये इंडिकेटर है कि हम पोल्यूशन कर रहे हैं। इसके बाद हल्ला पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन की बात कर लेते हैं। मुझे अगर अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है तो इसी चीज से, क्योंकि मैं हूं कंटेंट क्रिएटर। एक हॉर्न की आवाज आई और मेरा वीडियो बर्बाद। डेफिनेशन भाई, जब नॉइस लेवल, हल्ला इतना बढ़ जाए कि आप पगला जाओ, आप बोलो यार ये क्या हो रहा है, तो उसको फिर हम बोलते हैं, हम डेसिबल्स में नापते हैं। आपने सुना होगा ना, स्कूल में पढ़ा होगा डेसिबल कितना है। तो डेसिबल यूनिट है हमारे साउंड को नापने की। तो नॉइस पोल्यूशन भाई किसी को नहीं पसंद, ये बहुत खतरनाक चीज होती है। अभी खत्म नहीं हुआ है। सोर्सेस क्या है भाई? फैक्ट्रीज में हल्ला होता है, कंस्ट्रक्शन साइट में तो पूछिए मत, सायरन, टू डू डाणू, फिर लाउड स्पीकर्स, ऑटोमोबाइल्स, ट्रेन, एयरक्राफ्ट, बहुत हल्ला होता है। लेकिन सबसे ज्यादा सर आपका भी इसी से दुखता होगा, मेरा भी इसी से दुखता है, वो है ट्रैफिक। मतलब हमारे इंडिया में तो उनको रास्ते चलते हॉर्न जब तक 10 बार नहीं दबा देंगे तब तक उनको चैन नहीं मिलता अंदर से। अब भाई देखो, जो नॉइस पोल्यूशन है ना, ये लोकेशन स्पेसिफिक होता है। आप कोई एकदम कॉलोनी में रहते हैं, अंदर घुस के रहते हैं, आपके इतना हल्ला वगैरह नहीं आएगा, तो वो रहता है। और इसकी डिस्टेंस से इंटेंसिटी डिक्लाइन होती है। यहां स्पीकर है, मुझे ज्यादा सुनाई देगा, आपको दूर कम सुनाई देगा। अर्बन वेस्ट डिस्पोजल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में लिख दीजिए भैया मजा आ गया। आप कमेंट करेंगे, यूट्यूब की एल्गोरिदम इस वीडियो को आगे पुश करेगी, आपके सपोर्ट की जरूरत है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अगर आप प्रीमियम नोट्स लेना चाहते हैं, बहुत ही शानदार प्रीमियम नोट्स है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। चलो देखते हैं। लैंड पोल्यूटेंट्स भाई, ह्यूमन या फिर एनिमल का एक्सक्रीटा। एक्सक्रीटा मतलब आप पॉटी जाते हैं, आप तो आके बोलते हैं हाँ हाँ पेट साफ हो गया, लेकिन भैया आप बहुत पोल्यूशन कर रहे हैं, कम खाइए, तो उसकी बात करी जा रही है। वायरसेस, बैक्टीरिया, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, है ना, जो भी रेसिड्यू वगैरह बच जाता है इनका, इंडस्ट्रियल वेस्ट है। मैं ज्यादा एक्सप्लेन करने का नहीं है, सिर्फ नाम नाम बार बार रिपीट हो रहे हैं। फिर अर्बन सॉलिड वेस्ट, जैसे भाई कुछ भी हमारे घर से निकलता है, जैसे दिया हुआ है गार्बेज, रिफ्यूज, रबिश, घर से जो भी चीजें निकलती हैं। रिफ्यूज का मतलब सिंपल, जो घर वगैरह से आपने फेंक दिया, आपने बोला भाई ये तो बाहर जाना चाहिए, हमारे घर में नहीं रहे, घर में कूड़ा ना रहे, बाहर भले ही कितना रहे ना। फिर रबिश मतलब हमारा ड्राई वेस्ट हो गया, जो जो मतलब गीला वेस्ट नहीं है। तो ये हमारे भाई घर वगैरह से निकलता है, इंडस्ट्रीज वगैरह से निकलता है, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हो गया, है ना। दो डिस्पोजल सोर्सेस हमें देखने को मिलते हैं। सॉलिड वेस्ट आर ऑफन डम्प्ड इन पब्लिक लैंड्स और लैंडफिल एरियाज। ये तो बहुत कॉमन है, आप घर से बाहर निकल जाइए, आपको बहुत जगहों पर कूड़ा देखने को मिल जाएगा। लैंडफिल्स वगैरह रहती है, वहां पर तो भर भर के डाल दिया जाता है, तो ये चीजें तो बहुत कॉमन है। प्रॉब्लम ये भाई, अगर हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज, बड़ी बड़ी सिटीज की बात करते हैं, तो 90% सॉलिड वेस्ट कलेक्ट किया जाता है, फेंका नहीं जाता, उसको कलेक्ट किया जाएगा, प्रॉपरली डिस्पोज किया जाता है। लेकिन बाकी सिटीज और टाउन्स की बात करते हैं तो वहां पर ज्यादातर हमें देखने को मिलता है 30 से 50% ये जो वेस्ट है ना, ये कलेक्ट नहीं होता, कलेक्ट ही नहीं होता है, तो ये फिर वेस्टलैंड्स में, स्ट्रीट्स में कलेक्ट होने लग जाता है। तो ये प्रॉब्लम इंडिया में तो भाई बहुत
कॉमन है। इनसे इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं भाई? ऑब्वियसली बार बार हम बोल रहे हैं हमारी हेल्थ। ऑब्नॉक्शियस स्मेल मतलब बहुत एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, बहुत बास वगैरह आती है, तो उससे क्या होता है, फ्लाइज वगैरह, मक्खियां वगैरह आती हैं। रोडेंट्स मतलब आपके रैट्स, माइस, स्क्विरल, इन सबको आप इसमें गिन सकते हैं, ठीक है, ये आते हैं। फिर ये अपने साथ डिसीजेस लेकर जाते हैं, इधर उधर फैलाते हैं, बहुत चीजें रहती हैं। घर में भी सुना होगा ना कि भाई अगर चूहे वगैरह, तो हम बोलते हैं ये चूहे वगैरह बीमारियां फैला देते हैं, ये चीजें, मक्खियां वगैरह बीमारी फैला देती है, वो सब भी है। वेस्ट जो इधर उधर फैला हुआ है, उधर कूड़ा, उससे भी बीमारियां होती हैं, तो बड़ी दिक्कत है। टाइफॉइड हो जाता है, डाइफ्थेरिया हो जाता है, डायरिया हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, कोलेरा हो जाता है ना। और ये अगर वेस्ट को हम ट्रीट नहीं करेंगे ना, तो फिर ये बहुत ही टॉक्सिक बायोगैस वगैरह भी रिलीज करने लग जाते हैं, जैसे कि मिथेन। तो इनको हम बिना ट्रीट करे भी नहीं छोड़ सकते। ट्रीट करना मतलब साइंटिफिक मेथड से उसको लेस हार्मफुल बनाना, या फिर बिल्कुल भी उसका हार्म हटाना, या उसको रिसाइकल करना, रीयूज करना। अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग चीज करी जाती है। सोल्यूशन क्या है भाई? इन वेस्ट को हमें ट्रीट करना चाहिए एज अ रिसोर्स। किस टाइप की रिसोर्स? जिससे हम या तो एनर्जी जनरेट कर सकें, या फिर कंपोस्ट वगैरह बना सकें। तो थोड़ा सा यूज करो ना उन चीजों को, जब करा जा सकता है तो। हम बायो गैस वगैरह बनाने में भी बहुत काम कर सकते हैं इन चीजों का, तो करने पे है वो। तो मैं जब भी ऐसे पोल्यूशन रिलेटेड टॉपिक बनाता हूं ना, मेरा दिमाग घूमने लगता है, क्योंकि मैं बिल्कुल पोल्यूशन नहीं करता भाई। पोल्यूशन तो छोड़ दीजिए, मैं एक पत्ती भी नहीं तोड़ता हूँ, फूल पत्ती भी नहीं तोड़ता। मुझे ऐसा लगता है कि इतना खूबसूरत हमारा नेचर है, वो जैसा है वैसा ही रहे तो अच्छा है। अब हम रूरल और अर्बन माइग्रेशन की बात करते हैं, और इसमें ग्लोबल ट्रेंड्स की, पूरे दुनिया भर के ट्रेंड्स की बात करते हैं। 55% पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन सिटीज में रहती है। 2050 तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 68% हो जाएगी। कॉजेस क्या रहते हैं? पुश और पुल फैक्टर। हमने बहुत बार इसके बारे में पढ़ा हुआ है। क्या होता है? अर्बन लेबर की बहुत हाई डिमांड है, तो ये क्या बन जाता है? पुल फैक्टर। अर्बन एरियाज पुल करते हैं कि आप आइए, आपके पास, आपके लिए हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। रूरल एरियाज में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, लो जॉब है, तो ये पुश फैक्टर है। ये बोलते हैं भैया हमारे पास तो कुछ नहीं है, आप कहीं और देख लीजिए। तो पुश फैक्टर मतलब वो फैक्टर जो आपको कहीं से कहीं और जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। पुल फैक्टर मतलब जो आपको बुला रहे हैं कि आ जाइए, वो आपको बुलाने में मजबूर कर रहे हैं। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, है ना। फिर अनबैलेंस्ड डेवलपमेंट पैटर्न्स। हर जगह सेम लेवल का डेवलपमेंट नहीं होता, कहीं ज्यादा, कहीं कम, कहीं ऐसा, कहीं आधा, कहीं पूरा। तो ये भी बहुत दिक्कत वाली बात बन जाती है। इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में लोग कभी भी माइग्रेट वगैरह करते हैं ना, तो ज्यादातर जो छोटी सिटीज है उन्हें तो बाईपास कर देते हैं, वहां नहीं जाते। हम सीधे पहुंचते हैं मेगा सिटीज, अपने लाइवलीहुड मतलब जिस तरीके से आप अर्न करते हैं, तो रोजी रोटी कमाने के लिए हम मेगा सिटीज जाते हैं। हम बेंगलोर, दिल्ली, पुणे, हम मुंबई, ऐसी जगहें जाएंगे। हम ऐसे छोटे मोटे सिटी बहुत रेयरली ही जाते हैं। 1961 के बाद अबाउट 60% अर्बन ग्रोथ हमें देखने को मिलती है, और इसमें भी अराउंड, अगर हम बात करते हैं 29% जो अर्बन ग्रोथ हुई है, वो आपको पता है कहां से आई है? रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। बाकी जो ग्रोथ हुई 60% की अगर हम बात करें, बहुत रीजन हो सकता है। यहां भी माइग्रेशन हो सकता है, लोग बच्चे पैदा करते हैं, उससे भी पॉपुलेशन वगैरह बढ़ती है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं अर्बन ग्रोथ की। लेकिन अगर हम सिर्फ रूरल टू अर्बन की बात करते हैं कि आप गांव से शहर वगैरह जा रहे हैं, तो भाई ये माइग्रेशन हमें 29% देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा होता है। केस स्टडी ऑफ रमेश। रमेश जी की केस स्टडी आपके एनसीईआरटी में दी हुई है। हम जब इनकी स्टडी देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि जो माइग्रेशन है ना, उसको मेल्स डोमिनेट करते हैं। जो मेल्स है वो ज्यादा माइग्रेट करते हैं। जो पुअर या फिर अनस्किल्ड माइग्रेंट्स हैं, जिनसे इतनी ज्यादा स्किल वगैरह नहीं आती है, बहुत गरीब है, वो मिनाइल, मिनाइल मतलब क्या होता है? बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट वर्क करते हैं, या लो वेज वाला, लो सैलरी वाला काम करने लगते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। कोई वहां ढंग का काम नहीं हो रहा, कोई कोई प्रोटेक्शन वगैरह उनको नहीं है, कोई भी रूल्स रेगुलेशन बहुत अच्छे से फॉलो नहीं होते हैं। स्पाउसेस, इनकी जो वाइफ वगैरह है वो गांव में ही रुकती हैं, वो गांव वगैरह की देखभाल करती हैं, और साथ में वो लोग जो डिपेंडेंट्स हैं, मतलब दादाजी, दादी जी, उनके सास ससुर हो गए, जो भी डिपेंडेंट है आप पर, उनका भी देखभाल करने का काम करना, बच्चों का देखभाल करना, वो भी आपका डिपेंडेंट है। तो वो काम उन लोग ज्यादा संभालती है। ये ट्रेंड हमें देखने को मिला है कई बार, हमेशा नहीं बट कई बार। प्रॉब्लम ऑफ स्लम्स, अर्बन डिवाइड, तो हमने कितनी बार पढ़ लिया ज्योग्राफी में। देखिए भाई, अगर हम इंडियन अर्बन सेंटर्स की बात करते हैं ना, तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंशिएटेड है। एक तरफ आपको 20 माले की मंजिल मिल जाएगी, और दूसरी तरफ आपको झोपड़ी मिल जाएगी। इतना ज्यादा डिवीजन हमें अर्बन एरियाज में इंडिया में देखने को मिल जाता है। वही दिया हुआ है, झुग्गी झोपड़ी के क्लस्टर्स वगैरह से।
आपको गुच्छे में झुग्गी झोपड़ियां मिलेंगी, मतलब बहुत सारी देखने को मिलेंगी, और एक तरफ बिल्डिंग ही बिल्डिंग आपको देखने को मिलेंगी, है ना। एक तरफ ये स्लम्स वगैरह है तो दूसरी तरफ हाई इनकम वाली लोकेलिटीज हमें देखने को मिल जाती हैं। फिर लिखा हुआ है विच एग्जिस्ट एज होमोजेनस एंटिटीज। दूर से देखने में स्लम वाले एकदम अलग हो गए, एकदम अच्छी अच्छी बिल्डिंग हाई इनकम वाले लोग अलग हो गए, लेकिन जब आप स्लम एरिया में जाएंगे तो वहां पर वो सब एक जैसे हैं, सब गरीब हैं, तो वो एक यूनिफॉर्म लोकेलिटी बना लेते हैं। आप रिच एरिया में जाएंगे तो वहां सब रिच हैं, तो वो एक यूनिफॉर्म लोकेलिटी बना लेते हैं, तो होमोजेनस एंटिटीज बन जाते हैं। वो आपस में तो एकदम यूनिफॉर्म ही आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि स्लम में लोग बहुत अलग अलग हैं, बहुत सिमिलर काइंड नेचर वाले लोग ही हमें, नेचर मतलब पर्सनैलिटी वाले नेचर नहीं, जिस स्टेट में वो रह रहे हैं वैसा हमें कैरेक्टरिस्टिक्स वैसा नेचर वगैरह वहां देखने को मिल जाता है, तो एकदम होमोजेनस एंटिटीज बनकर हमारे सामने आ जाती हैं। अब स्लम्स के रीजन क्या है भाई? पीपलों को क्या किया जाता है भाई? फोर्स किया जाता है माइग्रेट करने के लिए। कोई अगर उनको जीने का कोई सहारा ही नहीं मिल रहा है तो माइग्रेट करते हैं पैसा वगैरह कमाने के लिए, रूरल एरिया से जाते हैं। अब चले तो गए माइग्रेट करके, लेकिन भाई अच्छा घर वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाते, रेंट बहुत ज्यादा है, लैंड बहुत कॉस्टली है, तो फिर वो ऐसी जगह रह लेते हैं जहां पर भाई उनको सस्ते में रहने मिल जाए, स्लम्स वगैरह में रह लेते हैं। ऐसी जगह जो इन्वायरमेंटली तो बिल्कुल रहने लायक नहीं है, डिग्रेडेड एरियाज है। स्लम्स की वीडियो देख लेना यूट्यूब पे, आपको लगता होगा कि लोग वहां कैसे रह लेते हैं, तो दिक्कत बहुत है। तो स्लम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि यहाँ क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती है। तो जो रेसिडेंशियल एरियाज है ना, ये एकदम लीस्ट चॉइस वाले, मतलब ये समझ जाइए कि बहुत कोई नहीं रहना चाहेगा। फिर डायलैपिडेटेड हाउसेस, इसका मतलब क्या होता है? ब्रोकन टाइप के घर हैं, टूटे हुए एकदम पुराने टाइप के, वेंटिलेशन वगैरह सांस वगैरह तो आ ही जाए बड़ी बात है, पुअर हाइजीनिक कंडीशन है, बेसिक अमेनिटीज जैसे पीने का पानी, लाइट, टॉयलेट फैसिलिटी कुछ भी नहीं रहता है। इस वीडियो को देखने के बाद यूट्यूब पे सर्च कर लेना स्लम रिपोर्टिंग करके, तो आपको बहुत सारे रिपोर्टर्स मिल जाएंगे जो स्लम एरियाज में जाके वीडियोस बनाते हैं, तो आपको आइडिया लगेगा। हेल्थ प्रॉब्लम्स भाई, ओपन डिफेकेशन, खुले में शौच करना, फिर ड्रेनेज सिस्टम अनरेगुलेटेड है, भरा पड़ा है, ओवर क्राउडेड है, पतली पतली स्ट्रीट्स रहती हैं, तो बहुत बीमारियों का खतरा बन जाता है। सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट भी पड़ता है भाई, जो स्लम पॉपुलेशन है ना वो अंडर नरिश्ड है, अच्छे बच्चे भी वहां के जो है तो ऐसा नहीं बहुत खाने पीने मिल रहा है, डिसीजेस जल्दी हो जाती है, इम्यूनिटी बहुत कमजोर वगैरह है, बहुत ज्यादा डिसीजेस की चांसेस है क्योंकि पोल्यूशन वगैरह बहुत है, लो पेड काम करते हैं, हाई रिस्क वाले काम करते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। पॉवर्टी इनको बहुत खराब कर देती है, पॉवर्टी के चक्कर में फिर अब्यूज, एल्कोहलिज्म, क्राइम, सोशल एक्सक्लूजन, मतलब सोसाइटी से थोड़ा सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती ऐसे लोगों को ज्यादा, तो ये सब तरीके की प्रॉब्लम बेचारे फेस करते हैं। बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पाते हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। फिर अगली लाइन निकल के आती है, गांधी जी ना विलेजेस को आइडियल रिपब्लिक्स बोलते थे। रिपब्लिक्स का मतलब क्या होता है? जो अपनी गवर्नमेंट वगैरह खुद इलेक्ट वगैरह करते हैं। गांधी जी विलेजेस के बहुत तरफ रहते थे, उनका कहना था कि विलेजेस ऐसे हैं यार जो सेल्फ सफिशिएंट हैं, उन्हें किसी एक्सटर्नल की जरूरत नहीं पड़ती, वो मिलकर काम करते हैं, वो अपने आप ही सब कुछ प्रोड्यूस करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो गांधी जी का थोड़ा सेल्फ रूल वाला नजरिए की यहाँ पर बात करी गई है। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, आपने सुना होगा स्वच्छ भारत मिशन, ये अर्बन रिन्यूएबल मिशन का पार्ट है जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था कि भाई हमें अर्बन स्लम्स वगैरह की क्वालिटी इंप्रूव करना है, और हम स्वच्छ भारत में कचरा कूड़ा वगैरह सब हटाने का भी काम करते हैं। ये तो बहुत सबको पता है ना, स्वच्छ भारत तो बहुत फेमस हुआ था। अब लैंड डिग्रेडेशन की बात करते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, जब भी किसी भी लैंड की जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है, कितना वो प्रोड्यूस कर सकता है, वो टेम्पररी बेसिस पे या परमानेंट बेसिस पे डिक्लाइन होने लग जाए, तो उसको फिर हम लैंड डिग्रेडेशन में काउंट करने लग जाते हैं। हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, इसको सब समझेंगे। सबसे पहले कॉजेस। कॉजेस क्या है? आप एग्रीकल्चरल लैंड पे बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे हो भाई, अवेलेबिलिटी कम है, आपको ज्यादा प्रोड्यूस करना है, तो आप धनाधन फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड सब डाल रहे हो, बेमतलब इतना प्रेशराइज कर रहे हो जितना एक लैंड प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो इससे क्वालिटी वगैरह गिरती है। फिर सॉइल इरोजन, वाटर लॉग हो जाता है, सेलिनाइजेशन, सॉल्ट वगैरह की मात्रा बहुत बढ़ने लग जाती है, एल्कलाइजेशन मतलब पानी का जो पीएच है वो बढ़ने लग जाता है, उसकी जो एसिडिक क्वालिटी है वो गायब होने लग जाती है, वो जरूरी है सही से क्रॉप वगैरह प्रोड्यूस करने के लिए। वेस्टलैंड क्लासिफिकेशन, NRSC, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ये हमारे गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सैटेलाइट्स वगैरह यूज करता है, रिमोट सेंसिंग यूज करता है हमारे लैंड, फॉरेस्ट एक्सेट्रा की डिटेल्स वगैरह निकालने के लिए, एनालाइज करने के लिए। वेस्टलैंड क्लासिफिकेशन में मतलब कौन सा ऐसा लैंड है जो हमारे किसी काम का नहीं है,
नेचुरल एजेंट्स की सबसे पहले बात करते हैं। गलिड या फिर रेवेनस लैंड, वो लैंड जहां पर बहुत ज्यादा सॉइल इरोजन हो चुका है, पानी वगैरह बहुत गिरा, जो भी हुआ सॉइल इरोजन हुआ तो वहां से गलियां बन जाती है, जैसे क्रैक्स वगैरह आने लग जाते हैं। फिर भाई डेजर्ट वगैरह जो सैंड्स वाले एरिया हो गया, फिर बैरन रॉकी एरियाज वगैरह हो गए, फिर स्टीप स्लोपिंग हमारे जो एरियाज हो गए। अब कोई भी लैंड अगर एकदम ऐसा है तो वहां पर फिर आप कैसे कुछ कर पाओगे, राइट? तो एकदम वो सीधे सीधे से हो जाते हैं यूं। फिर ग्लेशियर ग्लेशियर वगैरह आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। नेचुरल ह्यूमन कंबाइंड, कई बार हम साथ में भी काम कर लेते हैं, जैसे कि भाई वाटर लॉक्ड मार्शी एरियाज, बहुत पानी वगैरह रुका हुआ है, वहां दिक्कत होती है ना। लैंड अगर कहीं पर भी वही सॉल्ट वगैरह या फिर पीएच वैल्यू ज्यादा हो गई है, वो वाले अफेक्टेड एरियाज हो गए। या कोई भी ऐसे लैंड जहां पर स्क्रब्स या फिर स्क्रब्स नहीं है, स्क्रब्स मतलब क्या होता है, वो छोटे छोटे पेड़ वगैरह आपने बहुत देखे होंगे। अगर बहुत सारे स्क्रब्स हैं तो आप कैसे वहां पे काम करोगे? बिल्कुल ही नहीं है, तो मीनिंग साफ साफ है कि वो लैंड ही सही नहीं है, बहुत दिक्कतें वहां पर है। तो ये तो भाई थोड़ी नेचर वाली चीजें हो गई। बट इसके बाद अगर हम ह्यूमन एक्शन की बात करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाले जो एरियाज हैं डिग्रेड करते जा रहे हैं। लैंड जहां पर प्लांटेशन क्रॉप्स वगैरह होते थे वो भी खत्म, बिल्कुल डिग्रेड हो रहे हैं। फॉरेस्ट वगैरह, पास्चर्स वगैरह हो रहे हैं, मतलब कुल मिलाकर हर तरीके के लैंड को इंसानों ने खराब कर दिया है। इनफैक्ट सिचुएशन तो ऐसी हो जाती है कि जानवर इतना चढ़ देते हैं, ओवर ग्राजिंग वगैरह कर देते हैं, उससे भी प्रॉब्लम आ जाती है। फिर माइनिंग हो रही है, इंडस्ट्रियल वेस्टलैंड्स है, तो यहाँ पर भी फिर दिक्कत होती है। आप माइनिंग वगैरह करोगे तो उसको आप यूज नहीं कर सकते, इंडस्ट्री वगैरह वाले बहुत लफड़ा करते हैं, तो कई बार बहुत सारा लैंड भी ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो अलग अलग तरीके से होता है, कचरा कूड़ा, बहुत सारे एरिया तो इन्हीं चीजों में कवर हो जाते हैं। तो ये सब हमारे इसमें आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि हर एक वो लैंड जो डिग्रेडेड है, जिसकी वैल्यू गिर गई, वो जरूरी नहीं कि वो वेस्ट लैंड हो, लेकिन अगर आप डिग्रेडेशन को चेक नहीं करेंगे, वो वैल्यू खोता चला जाएगा, खोता चला जाएगा, खोता चला जाएगा, तो एक दिन फिर वो भी वेस्टलैंड बन जाएगा, वहां आप क्रॉप्स वगैरह नहीं उगा पाएंगे। झाबुआ डिस्ट्रिक्ट जो कि मध्य प्रदेश में आता है, उसकी एक केस स्टडी निकल के आती है। झाबुआ डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बहुत ही बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है। यहां पर हमें ट्राइबल पॉपुलेशन, भिल्स बोलते हैं, हमें उनकी पॉपुलेशन देखने को मिलती है, और यहां पर बहुत पॉवर्टी है। और असेंचुएटेड मतलब क्या होता है, वो और उभर के आती है, क्योंकि यहां पर रिसोर्स डिग्रेडेशन, फॉरेस्ट हो गया, लैंड हो गया, इसका डिग्रेडेशन हमें देखने को मिलता है। सोल्यूशन क्या है, इनकी प्रॉब्लम को हम ठीक कैसे कर सकते हैं, पॉवर्टी वगैरह गायब कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो जो हमारा वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम है, इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है ना, जिसे भाई रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर दोनों मिनिस्ट्रीज फंड करती हैं भाई। वो अगर हम सही से करेंगे तो चीजें ठीक हो सकती हैं। एक्नॉलेज किया जाता है कि लैंड हो गया, वाटर हो गया और वेजिटेशन हो गया, इनका लिंक है, इनका एक लिंक है, आपको इनको साथ में चलाना पड़ेगा। लैंड, वाटर, वेजिटेशन अलग अलग नहीं चल सकता। पानी नहीं है, आप क्रॉप्स कैसे उगाओगे? जमीन नहीं है, आप कैसे करोगे? तो एक लिंक हमें देखने को मिलता है ना, इसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। और मेन हमारा एम यही निकल के आता है कि हमको भाई यहाँ का लाइवलीहुड इंप्रूव करना है। कैसे कर सकते हैं? अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज को सही से मैनेज करेंगे, पूरे कम्युनिटी वाले साथ में पार्टिसिपेट करेंगे, तो शायद फिर हम किसी चीज को ठीक कर सकते हैं। तो वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम एक बढ़िया सोल्यूशन है अगर सही से काम किया जाए तो। सक्सेस फैक्टर्स की बात करते हैं। प्रोग्राम्स को फंड कौन कर रहा है भाई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। इन्होंने 20% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट एरिया को कवर कर लिया है। ये बढ़िया चीज है, धीरे धीरे और बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट जो फंड कर रही है जितने भी प्रोग्राम्स को, उन्होंने 20% एरिया को कवर किया है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, यहाँ का पेटलाबाद ब्लॉक है, वहां पर जो भिल्स लोग हैं, उन्होंने रिवाइटलाइज मतलब किसी चीज को फिर से एनर्जी से भर देना। तो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस, हमने पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ा है, वो रिसोर्सेज जो किसी एक की नहीं है, सब लोग साथ में मिलके उसको यूज करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। जैसे बहुत सारे से आते हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन के बहुत सारे विलेजेस में एरियाज वगैरह होते हैं, उन लोग उसको पवित्र भी मानते हैं और वहां की देखभाल करते हैं, उसको यूज करते हैं। ट्राइबल पॉपुलेशन पहले के जमाने में तो बहुत करती थी, तो हमें विलेजेस में आज भी ये चीजें देखने को कई जगहों पे मिलती है ना। तो इन्होंने क्या बोला, यहाँ की हर फैमिली ने बोला कि हम एक एक ट्री लगाएंगे और उसकी देखभाल करेंगे। हम सब, हर फैमिली वाले एक एक ट्री वगैरह लगाएंगे, तो देखिए इससे कितना अच्छा अंतर आता है ना। फिर उन्होंने फॉडर ग्रास भी प्लांट करी जानवरों के वगैरह के चरने के लिए, है ना। फिर सोशल फेंसिंग करी टू प्रिवेंट ओपन ओपन ग्रेजिंग फॉर 2 years। सोशल फेंसिंग का मतलब क्या होता है? देखो, फेंसिंग दो तरीके की होती है। एक तो है हम जाली वगैरह लगा रहे हैं जिससे जानवर वगैरह ना चर पाए, लेकिन जो हमारे कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस वाले एरिया होते हैं, यहाँ पर या तो फिर यही आपको बहुत सारी चीजों को ढकना पड़ेगा जैसे जानवर वगैरह ना आ पाए, या फिर एक तरीका ये होता है कि आप सोसाइटी में रूल्स बना दो कि कोई भी अपने जानवरों को खुला चरने नहीं देगा। तो इन्होंने ऐसे सोशल रूल्स बनाए और उसको फॉलो भी करा। तो 2 साल
प्रिवेंट किया गया कि भाई ये ओपन ग्राजिंग वगैरह ना हो। फिर साथ में इन्होंने स्टॉल फीडिंग वगैरह करी, मतलब अपने डोमेस्टिक एनिमल्स को घर पे ही रखिए, बना दीजिए चारा वगैरह, ऐसा नहीं है कि खुला छोड़ दिया कि चारा वगैरह जहां मिले वहां चरने लग जाओ। तो इन चीजों से भी इनने अपने इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल और बेटर बनाने की कोशिश करी है ना। तो ये एक बहुत अच्छी चीज इन्होंने की हुई थी। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, भाई इंक्रोचमेंट, कई बार कब्जा कर लिया जाता है, तो बहुत सारे ऐसे कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज थे जहां पर कब्जा वगैरह करने की कोशिशें होती हैं। तो विलेजर्स ने इससे कैसे डील करा, इन्होंने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, इन्होंने बोल दिया कि भाई हम आपको मेंबरशिप प्रोवाइड कर देंगे। मेंबरशिप में क्या होगा कि जो भी आप हमारे साथ रहिए, काम वगैरह करवाइए, जो भी लैंड को ग्रीन करने के बेनिफिट होंगे वापस से इन्वायरमेंट के लिए जब हम काम कर रहे हैं, तो उसके जो बेनिफिट होंगे उसको हम शेयर कर लेंगे। तो ये बहुत अच्छा काम किया, तो बहुत ही अच्छे से कम्युनिटी मैनेजमेंट इन्होंने किया। इसके बाद अगली केस स्टडी धारावी की आती है। धारावी एशिया का सबसे लार्जेस्ट स्लम है, सेंट्रल मुंबई में देखने को मिलते हैं। इसको कंपेयर किया गया है, जब क्वीन विक्टोरिया थी ना, तो वहां पर लंदन में जो ईस्ट वाला हमारा एरिया था, वहां पर सेम ऐसे ही इंडस्ट्री के पास बहुत सारे लोग बिल्कुल ऐसे स्लम जैसे एरिया में रहते थे। तो उससे कंपेयर किया जा रहा है, मतलब ट्रॉपिकल वर्जन, क्योंकि हमारे मुंबई का ट्रॉपिकल एनवायरमेंट है, क्लाइमेट है। तो कंपेयर किया जा रहा है कि क्वीन विक्टोरिया के टाइम पे जो ईस्ट लंदन में जैसा लोग रहते थे, छोटी छोटी झोपड़ियां बनाकर एकदम आसपास चिपक चिपक के, बस वैसी कंडीशन में धारावी में देखने को मिलती है। क्या हुआ है भाई, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो हमें टेम्पररी 2 या फिर 3 माले वाले बिल्डिंग्स देखने को मिल जाते हैं। बहुत ही जंग लगे स्टेयरवेज वगैरह उसमें रहते हैं। एक एक रूम में कई बार तो हमें 12-12, 10-10 लोग देखने को मिल जाते हैं, इतने सारे लोग साथ रहते हैं, मतलब बहुत बेकार कंडीशन है। यूट्यूब पे इसकी भी प्रॉपर वीडियोस डली हुई है, मैंने देखी हुई है बहुत पहले, है ना। शैडोलेस सन, मतलब ये एक ऐसी जगह पे लोकेटेड है कि सीधा ऊपर से सूरज की रोशनी पड़ती है, तो सिचुएशन कोई सूरज की तरफ से भी बहुत सही नहीं है। गार्बेज वगैरह अनकलेक्टेड है ना। बहुत ही बुरी हालत में, हर जगहों पर ऐसा ऐसा पानी इकट्ठा मिल जाएगा तो मलेरिया, डेंगू वगैरह सब फैलते रहते हैं। अब जैसे यहाँ पे पॉपुलेशन की बात करते हैं तो जनरली यहाँ पर हमें शेड्यूल्ड कास्ट और पुअर मुस्लिम्स देखने को मिलते हैं। आयरनी ये दी हुई है कि भाई ये बहुत ही पॉवर्टी वाला इलाका है, ठीक है। रिवल्शन मतलब क्या बोल सकते हैं, जैसे कि फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम डिसलाइक, है ना, घृणा वाला टाइप का भाव। उसके बाद भी इसका बहुत बड़ा इकोनॉमिक रोल है भाई। ये मैन्युफैक्चरिंग हब है हमारा धारावी। यहाँ पर बहुत ही वैल्यूएबल गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। डेलिकेट सेरामिक्स हो गए, बहुत ही एम्ब्रॉयडरी, खतरनाक लेवल की एम्ब्रॉयडरी होती है। लेदर गुड्स बहुत ही अच्छे यहाँ बनाए जाते हैं। फाइन ज्वेलरी, फर्नीचर पूरे ग्लोबली सोल्ड किए जाते हैं। तो इन बेचारों की खुद की कंडीशन तो बहुत खराब है, लेकिन इनका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। ये बहुत बड़ी आयरनी है। इसके बाद अगली केस स्टडी आती है, रोल मॉडल टू रिस्टोर द इकोलॉजी। इकोलॉजी मतलब लिविंग थिंग और उनके सराउंडिंग का रिलेशनशिप एंड सेफ गार्ड ह्यूमन हेल्थ इन दौराला। ये एक टाउन है। यहां पर पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल को फॉलो किया गया। ये प्रिंसिपल बोलता है कि जो पॉल्यूशन कर रहा है वही फाइनेंशियली भी रिस्पॉन्सिबल है। मैनेज करो, ठीक करो, आप पूरा उसको रेगुलेट करो, आप ही जिम्मेदार हो। यहाँ मीरठ में एक एनजीओ है, उन्होंने एफर्ट्स दिए, उससे क्या हुआ, जो हमारा दौराला है ना, यहाँ पर इकोलॉजी वगैरह बहुत इंप्रूव हुई, रिस्टोर हुई, है ना, हेल्थ वगैरह के लिए काम किया गया। प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर ना ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन हो गया था। इंडस्ट्री वगैरह का बहुत वेस्ट आ रहा था, तो ग्राउंड वाटर पानी तक वो पहुंच गया था, बहुत दिक्कत थी पोल्यूशन की। तो एनजीओज, ऑफिशियल्स, विलेजर्स सब साथ में आए, सबने साथ में मिलकर एक्शन लिए और कंडीशन को इंप्रूव करने का काम करा। कैसे करा, पॉन्ड डीसिल्टिंग, सिल्ट वगैरह कम करने का काम करा। 900 मीटर वाटर पाइपलाइन का वहां पर बंदोबस्त हुआ। ओवरहेड जो टैंक होता है उसको रिपेयर किया गया। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात की गई, है ना, और किया गया। फिर ओवर 1000 ट्रीज वर प्लांटेड, इतने सारे पेड़ लगाए गए। एक्यूफायर्स को रिचार्ज किया गया। पोल्यूटेंट्स वगैरह को डाइल्यूट किया गया भाई, इसको कम करने की कोशिश करी गई। और वहां के एनवायरमेंट और पब्लिक हेल्थ पे हमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। ये बहुत शानदार चीज यहाँ पे की गई थी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नाम वगैरह याद रखिएगा। और बस इसी के साथ चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। हमारी वेबसाइट एप्लीकेशन पे चले जाइए, आपको मिल जाएंगे बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारे फ्री मटेरियल, प्रीमियम नोट्स जरूर से परचेज करिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ, गुरु भैया, ढेर सारा प्यार।